8. आधुनिक समय के सबसे नौजवान राष्ट्रों में से एक राष्ट्र है दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति का जन्म स्थान, और उस राष्ट्र का नाम है इंडिया यानी भारत, जहां पर हर बदलती मील पर लिखी है कहानियां। लेकिन क्या इतिहास है इस संस्कृति के पीछे? क्या कहते हैं पुराण आदि ग्रंथ भारत के जियोग्राफिकल वंडर्स के बारे में? वो कौन से मिथ्स है जो आज के शहरों को जोड़ते हैं हजारों साल पुरानी घटनाओं से? जानने के लिए मैं वेदांत पोफरे यानी मिथवाला आपका स्वागत करता हूं एन 8 एक्सक्लूसिव सीरीज माइथोमैप्स में, एक ऐसा शो जो करता है भारत की नई खोज पौराणिक कहानियों के साथ। कहानियां जो मिलती है देश के चारों कोनों में बसे समंदर, जंगल, पहाड़ और शहरों से। एक ऐसा शो जहां होती है जानी पहचानी जगहों की अनजानी कहानियों की बातें। इंडिया, हिंदुस्तान, भारत। पिछले 5000 सालों से इस देश को और कई नामों से जाना गया है। ग्रीस, मेसोपोटामिया, मिस्र जैसे देशों से लेकर बाइबल, मेगास्थेनिस की इंडिका और एंशिएंट चाइनीज ट्रैवलर फाहियन की किताबों में भी हमारे तत्कालीन भारत का उल्लेख कई सारे नामों के साथ मिलता है। लेकिन इनसे भी पहले हमारे पूर्वजों ने, हमारे राजाओं ने अपने कर्तव्यों से और पराक्रमों से कुछ नाम हमें प्रदान किए थे। उनमें से सबसे पहला, सबसे पुराना, लेकिन फिर भी आज सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला नाम है भारत। आइए इसके पीछे की कहानी जानते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसकी सीमाएं प्राचीन काल से लेकर आज तक समंदर की लहरों की तरह बदलती गई है। इन्हीं बदलती सीमाओं के साथ साथ बदले हैं उन्हें दिए गए हुए नाम। आज हमारे देश को हम इंडिया और हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। ये दोनों नाम प्राचीन सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन से जुड़े हुए हैं। सिंधु के ग्रीक नाम इंडस से बना इंडिया और उसी सिंधु के पर्शियन नाम हिंद से बना हिंदुस्तान। लेकिन ये दोनों नाम हमें परदेशियों ने दिए हुए हैं। तो हम अपने खुद के देश को किस नाम से जानते थे? क्या था भारत का हिस्टोरिकल या कल्चरल नेम? इतिहास में सबसे पहला दिया हुआ नाम था जम्बू द्वीप। पुराणों में ये दुनिया बनी है 7 आइलैंड और 7 समुंदरों को मिलाकर। हर आइलैंड अपने खुद के समंदर से घिरा हुआ है। आज के अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका यानी कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट से बना है जम्बू द्वीप, जिसका मतलब है जामुन के वृक्षों का आइलैंड। इस भूगोल के अंदर बना आर्यवर्त यानी आर्यो या महान व्यक्तियों का देश, जिसके पश्चिम में था मरुस्थल यानी रेगिस्तान, पूर्व में था समुंदर, उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में दंडकारण्य। इसके बाद आर्यवर्त को अपना पहला नाम मिला जो एक इंसान से इंस्पायर्ड था। पुराणों के अनुसार सबसे पहला इंसान था मनु। उसके बेटे थे प्रियवर्त और उत्तानपाद। पृथ्वी पर राज करता था प्रियवर्त और अंतरिक्ष पर राज करता था उत्तानपाद। पृथ्वी नरेश प्रियवर्त के 7 बेटे थे। जब प्रियवर्त के रिटायर होने का समय आया, उसने पृथ्वी को 7 हिस्सों में बांटकर एक एक हिस्सा अपने बेटों को दे दिया। उसका सबसे बड़ा बेटा था अग्निध्र, जिसे मिला जम्बू द्वीप। अग्निध्र के 9 और बेटे थे, जिनमें से सबसे बड़ा था नाभि। जम्बू द्वीप के 9 हिस्से हुए और आर्यवर्त का हिस्सा मिला नाभि को, और आर्यवर्त का नाम बन गया नाभि वर्ष। संस्कृत में नाभि का मतलब है नेवल और सेंटर। इसी वजह से नाभि वर्ष के 2 मतलब निकलते हैं, द किंगडम ऑफ नाभि और द सेंट्रल किंगडम। कोइंसिडेंटली भारत का चाइनीज नाम है तेंजिकू, जिसका मतलब है द हेवनली सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन नाभि के बाद इस हेवनली सेंटर का कोई वारिस नहीं था। नाभि और उसकी पत्नी मरु देवी दोनों बहुत उदास थे। उन्होंने विष्णु से आपत्ति की प्रार्थना की, उनके लिए बहुत बड़ा यज्ञ रचा। विष्णु अपने भक्तों की सुनकर वहां प्रकट हुए। जब नाभि ने उनसे एक वारिस की रिक्वेस्ट की, विष्णु ने खुश होकर यह वरदान दिया कि वो खुद उसके बेटे के रूप में आकर नाभि वर्ष को आगे बढ़ाएंगे। और इतना ही नहीं, सारे राज्यों को प्यूरिटी की तरफ ले जाने का वादा भी किया। ऐसे ही जन्म हुआ जैन धर्म के क्रिएटर और पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ का, जिन्होंने पूरी दुनिया में अहिंसा का संदेश पहुंचाया। और आज तक भारत ने उनका ये संदेश याद रखा है, क्योंकि किसी भी बाहरी देश पर भारत ने पहला वार नहीं किया। लेकिन ये सब होने के बाद भी
जम्बू द्वीप, आर्यवर्त और नाभि वर्ष की तब्दील भारत में कैसे हुई, उसके लिए हमें खोजनी होगी एक कहानी जो बताएगी महाभारत से भी पहले लड़े गए एक युद्ध का वर्णन। सिंधु संस्कृति में कई सारी ट्राइब्स रहा करती थी, लेकिन किसी का एक दूसरे के साथ अलायंस नहीं था। हर कोई अपने खुद के राज्य की सीमा बढ़ाना चाहता था। ऐसा ही एक राजा था जिसका नाम था सुदास। कहते हैं राजा सुदास ने अपने राजगुरु वशिष्ठ और देवराज इंद्र के साथ मिलकर 10 अलग ट्राइब्स के राजा और उनकी आर्मीज को चैलेंज किया था। जोरदार बारिश के बीच सुदास ने उन आर्मीज को नदी में डुबोकर एनिमी राजाओं को हराया था। इस युद्ध के बाद वो खुद अपनी ट्राइब लेकर पंजाब की 5 नदियां पार कर एक नए जगह पर आ पहुंचा। वहां पर उसने अपना नया राज्य बनाया। उसके साथ आई थी 4 और ट्राइब्स जो उससे हार मान चुकी थी, और इन 5 ट्राइब्स से मिलकर बने राज्य का नाम रखा गया पंचजन, द लैंड ऑफ 5 ट्राइब्स। लेकिन इतिहास लिखा था इनमें से सबसे शक्तिशाली ट्राइब ने, जो थी राजा सुदास की अपनी खुद की ट्राइब। और इसीलिए भरत ट्राइब के राजा सुदास का राज्य बना भारत। भारत नाम के पीछे की एक और कहानी महाभारत और कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतल में मिलती है। ऋग्वेद में बताए इस पंचजन पर तब चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। चंद्रवंशी अपने आप को मून का डिसेंडेंट मानते थे। उन्हीं राजाओं में से पंचजन पर राज्य करने की बारी थी राजा दुष्यंत की। एक बार अपने काम काज निपटाकर दुष्यंत जंगल में शिकार करने निकला हुआ था। अपने सोल्जर्स से अलग होकर वो जंगल की गहराई में पहुंच गया। रास्ता भटकने पर वो वापस जाना चाहता था, और तभी उसकी नजर पड़ी नदी में अपने दोस्तों के साथ नहाती हुई शकुंतला पर। शकुंतला चाहे ह्यूमनली क्लोथ्स में ही थी, लेकिन वो ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की बेटी थी। उसकी ब्यूटी अदर वर्ल्डली थी। दुष्यंत जैसे राजा का उसकी सुंदरता को इग्नोर करना इम्पॉसिबल था। अब तक शकुंतला ने भी दुष्यंत को देख लिया था, और जंगल में पली बड़ी शकुंतला को इस रॉयल इंसान को देखकर एक अट्रैक्शन तैयार हुआ। दोनों जल्द ही मिले, प्यार बढ़ा। ऋषियों के बीच दोनों का गांधर्व विवाह भी हुआ। कुछ ही समय बाद शकुंतला प्रेग्नेंट रही और उसने एक बेटे को जन्म दिया। दुष्यंत अपने बेटे और शकुंतला को अपने राज्य बुलाने का वादा करके जंगल से निकल पड़ा। अपने राज्य की एक सिग्नेट रिंग उसने शकुंतला के पास छोड़ी। उसके जाने के कुछ समय बाद ही दुर्वास ऋषि शकुंतला के आश्रम आए। तब आश्रम के गुरु थे कण्व ऋषि, लेकिन वो भी वहां पर नहीं थे। शकुंतला दुष्यंत के ख्यालों में डूबी हुई थी। उसे दुर्वास ऋषि के आने का थोड़ा भी रियलाइजेशन नहीं हुआ। दुर्वास ऋषि थे गुस्से वाले। जब उनका स्वागत ठीक से नहीं हुआ, तब शकुंतला को उन्होंने श्राप दे दिया कि जिसका भी तुम इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही हो, वो तुम्हें भूल जाएगा। शकुंतला गिड़गिड़ाई, लेकिन दुर्वास ऋषि नहीं माने। आखिर उन्होंने उस श्राप दे ही दिया और कहा कि उसकी दी हुई कोई चीज अगर उसे दिख जाए तो उसे सारी बातें याद आ जाएंगी। सालों गुजर गए, लेकिन दुष्यंत वापस नहीं आया। शकुंतला अपने बेटे को लेकर उसके राज्य चली गई और अपना हक उसने राजा से मांगा। राजा ने उसे पहचानने से मना कर दिया। भरे सभा में उसे अपमानित किया। शकुंतला और उसका बेटा दोनों ही उदास होकर सभा से बाहर निकले। शकुंतला ने वो सिग्नेट रिंग पैलेस के तालाब में फेंक दी। कुछ दिन बाद जब दुष्यंत पैलेस में टहल रहा था, तब उसे वो सिग्नेट रिंग दिखाई पड़ी। उसके देखते ही उसकी सारी यादें वापस आ गई। जल्दी से वो शकुंतला को लेने कण्व ऋषि के आश्रम जा पहुंचा। भूले हुए राजा ने अपनी गलती मान ली और शकुंतला को अपनी रानी और अपने बेटे को अपना राजकुमार घोषित किया। यही बेटा आगे जाकर उस पंचजन की सीमाएं बढ़ाता चला गया। कहते हैं कि वो बेटा 27,000 साल तक राज करता रहा। उस बेटे का नाम था भरत, और जो राज्य उसने निर्माण किया उसका नाम बना भारत। जैसे फॉरेनर्स ने दिए हुए नाम हमने अपना लिए, वैसे ही हमने अपने आप को दिया हुआ नाम भारत
फॉरेनर्स ने एक अलग ढंग में अपना लिया। भारत मलेशिया के, जो कि एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, पश्चिम में यानी वेस्ट डायरेक्शन में आता है। प्राचीन काल से कई सारे भारतीय ट्रैवलर्स मलेशिया जा चुके हैं, इसलिए आज मलय लैंग्वेज में भारत का मतलब वेस्ट बन चुका है। सिमिलरली मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के लिए भारत का रिलेशन है स्पाइसेस से। ट्रेडिंग से लेकर लूटिंग तक हर तरह से इन देशों ने हमारी स्पाइसेस अपनाई है। इसीलिए भारत से आई हुई इन स्पाइसेस को अरेबिक और टर्किश में बहारात कहते हैं। बदलती दुनिया के साथ जगहों और देशों के नाम भी बदलते हैं, लेकिन उन्हें याद रखती है उनके पीछे जुड़ी कहानियां। और इसी इतिहास से जुड़े इन कहानियों का मैं वेदांत पोफरे हूं सूत्रधार। तो सुनते रहिए एन 8 एक्सक्लूसिव सीरीज माइथो मैप्स, जहां होती है जानी पहचानी जगहों की अनजानी कहानियों की बातें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे दुनिया के सबसे ऊंचे माउंटेन रेंज हिमालय के बारे में।